नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ईरान प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में। कौन होगा ईरान का अगला राष्ट्रपति? रेस में 4 उम्मीदवार, नतीजे इस्लामिक रिपब्लिक की नीतियों में ला सकते हैं बड़े बदलाव। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि हर रोज आप ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। ईरान में शुक्रवार को राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। पिछले महीने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की एक विमान दुर्घटना में मौत के बाद यह चुनाव हो रहे हैं। मतदाताओं को कट्टरपंथी उम्मीदवारों और एक कम चर्चित राजनेता के बीच चुनाव करना होगा, जो ईरान के सुधारवादी आंदोलन से जुड़े रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करने वाले गृह मंत्री अहमद वहीदी ने बताया कि सुबह समयानुसार 8 बजे मतदान शुरू हुआ। ईरान के 85 वर्षीय सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई में चुनाव में पहला वोट डाला, जबकि जनता से मतदान करने का उन्होंने आग्रह भी किया है। विश्लेषक राष्ट्रपति चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला मान रहे हैं। मतदाताओं को 2 कट्टरपंथी उम्मीदवार, पूर्व परमाणु वार्ताकार सईद जलीली और संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कलिबाफ और सुधारवादी के तौर पर पहचाने जाने वाले उम्मीदवार मसूद पेजेश्कियन के बीच चयन करना है। मसूद का झुकाव पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी की तरफ है, जिनके शासन के तहत तेहरान ने विश्व शक्तियों के साथ 2015 का ऐतिहासिक परमाणु समझौता किया था। फारस का पुराना इतिहास। ईरान का पुराना नाम फारस है। इसका इतिहास बहुत ही नाटकीय रहा है। फारसी सांस्कृतिक प्रभाव वाले क्षेत्रों में आधुनिक ईरान के अलावा इराक का दक्षिणी भाग, अजरबैजान, पश्चिमी अफगानिस्तान, तजाकिस्तान का दक्षिणी भाग और पूर्वी तुर्की भी शामिल है। ये सब वो क्षेत्र है जहां कभी फारसी शासकों ने राज किया था और जिसके कारण उन पर फारसी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। ईरान एक ऐसा देश है जो तकरीबन 2500 साल तक राजशाही के अंदर रहा है, जिन्हें शाहों के नाम से जाना जाता है। 1950 में ईरान की जनता ने मोहम्मद मुसादिक के रूप में एक धर्मनिरपेक्ष राजनेता को प्रधानमंत्री चुना। मुसादिक एक नेशनलिस्ट लीडर थे जो चाहते थे कि ईरान के ऑयल सेक्टर का राष्ट्रीयकरण हो। इससे पहले ईरान के तेल के व्यापार का पूरा नियंत्रण ईरानी कंपनी का था, जिसका असल में मालिक ब्रिटिश और अमेरिकी कंपनी थे। मोहम्मद मुसादिक ने इसके राष्ट्रीयकरण की कोशिश की, जिसे रोकने के लिए एक सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया गया, जिसका नाम था मिशन एक्सिस। एक ऐसा ऑपरेशन जिसे अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की सीक्रेट एजेंसी द्वारा किया गया, जिसका मुख्य लक्ष्य था ईरान के तत्कालीन प्रधानमंत्री को सत्ता से हटाना। 1953 में अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर एक साजिश के तहत मुसादिक का तख्ता पलट कर दिया। एक लोकतांत्रिक देश को राजशाही में तब्दील कर मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान का नया शाह बना दिया गया। रजा पहलवी को यह पता था कि उसे अपनी सत्ता पर नियंत्रण मजबूत करना है तो ईरान के अंदर की जनता का समर्थन हासिल करना होगा। 1963 में एक नई नीति व्हाइट रिजोल्यूशन ईरान में शुरू किया गया। इसका मकसद वहां लैंड रिफॉर्म करना था, जिससे किसानों का सपोर्ट शाह को मिल सके। शाह ने अगला कदम यही उठाया, ईरान के बाजार को दुनिया के लिए खोल दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि तेहरान फैशन का हब बन गया। किसके बीच मुकाबला। 2024 के चुनाव के लिए गार्जियन काउंसिल ने 6 उम्मीदवारों को मंजूरी दी है। उनमें से 2 अलीरेजा जकानी और हमीर हुसैन हाशमी 27 जून को बाहर हो गए। मैदान में बचे उम्मीदवार पर एक नज़र। मोहम्मद बाघेर कलिबफ संसद के वर्तमान अध्यक्ष और तेहरान के पूर्व मेयर कलिबफ के इस चुनाव में शीर्ष पर आने की उम्मीद ज़्यादा है। वह अपने सख्त रुख और छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई में शामिल होने के लिए जाने जाते हैं। सईद जलीली सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव और ईरान के शीर्ष परमाणु वार्ताकार थे। जलीली एक कट्टरपंथी हैं और उनके शासन से गहरे संबंध हैं। उन्होंने अक्सर क्रांतिकारी सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करने की वकालत की है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रेस में एकमात्र सुधारवादी उम्मीदवार हैं। उनका नाम है मसूद पेजेकशियान। मतपत्र में उनका शामिल होना अधिक उदार मतदाताओं से अपील करके मतदान प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। मुस्तफ़ा पौर मोहम्मदी उम्मीदवारों में एकमात्र मौलवी हैं, जिनकी पिछली भूमिकाएं आंतरिक मंत्री और न्याय मंत्री के रूप में थी। 1980 के दशक में राजनीतिक कैदियों की सामूहिक फांसी में शामिल होने के लिए उन्हें
जाना जाता है। इस चुनाव में प्रमुख मुद्दे। ईरान कई प्रमुख मुद्दों का सामना कर रहा है जिनका इस बार के चुनाव में असर पड़ने की संभावना है। आर्थिक संकट। ईरान को उच्च मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर सहित गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका द्वारा हटाए गए प्रतिबंधों का प्रभाव महत्वपूर्ण बना हुआ है। सरकार के भीतर और राजनीतिक अभिजात वर्ग के बीच भ्रष्टाचार के आरोप भी एक केंद्र बिंदु में होने की उम्मीद है। परमाणु नीति। ईरान का परमाणु कार्यक्रम और संयुक्त व्यापार कार्य योजना के तहत इसकी प्रतिबद्धताएं केंद्रीय विषय हैं। चूंकि ये अमेरिकी प्रतिबंधों का स्रोत है और ईरान की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और सुरक्षा चिंताओं को प्रभावित करते हैं, इसलिए इस मुद्दे पर उम्मीदवारों के विचारों पर उत्सुकता से नजर रखी जा रही है। विदेश नीति। मध्य पूर्व में ईरान की भूमिका, जिसमें सीरिया, इराक, यमन में संघर्षों में उसकी भागीदारी भी शामिल है। क्षेत्र में अस्थिरता के बीच एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका के साथ संबंध भी महत्वपूर्ण है। घरेलू शासन और सुधार। राइसी की मृत्यु से पहले भी आर्थिक और सामाजिक कारकों के संयोजन के कारण ईरानी जनता परेशानी में थी। देश में मानवाधिकार और स्वतंत्रता का सवाल लगातार सामने आता रहा है। विरोध प्रदर्शनों से निपटने के सरकार के तरीके, खास करके 2022 में महसा अमीनी की मृत्यु के बाद का अस्थायी प्रभाव पड़ा है, जो चुनाव में दिखाई दे सकता है। ईरान में चुनाव से जुड़े नियम। 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी शख्स नेशनल आईडी कार्ड दिखाकर वोट दे सकता है। देश भर में 58,640 बूथ पर चुनाव बैलेट बॉक्स के जरिए हो रही है। वोटिंग बूथ स्कूल, मस्जिद और दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर बने हुए हैं। राष्ट्रपति चुनाव 40 से 75 साल के बीच के व्यक्ति ही लड़ सकते हैं। अगर चुनाव में किसी उम्मीदवार को 50% मत नहीं मिलता है और सबसे अधिक वोट हासिल करने वाले दो प्रमुख उम्मीदवारों के बीच दोबारा 5 जुलाई को चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनावी नतीजे के बाद ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयतुल्लाह खामेनेई नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से पहले इसके नतीजों को मंजूरी देंगे। सुप्रीम लीडर सबसे पावरफुल। राष्ट्रपति ईरान का सर्वोच्च अधिकारी होता है, मगर शक्तियों के लिहाज से वो सबसे ऊपर नहीं होता। ईरान के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति ईरान में दूसरा सबसे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति होता है। वह कार्यकारिणी का प्रमुख भी होता है, जिसका दायित्व संविधान का पालन करवाना होता है। यहाँ सबसे बड़ी अथॉरिटी है सुप्रीम लीडर। इसका आधिकारिक टाइटल अयतुल्ला है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।